Hello everyone, how are you all? Welcome back to Shunya IES. And as we have talked about this in our last introductory video, that we are going to start a series on modern history. I hope आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और देखी होगी तो आपको इंतज़ार भी होगा. बट जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम करने क्या वाले हैं. फिर भी एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत रिकमेंडेड बुक है और हर कोई यही रेफर करता है. टॉपर्स रिकमेंडेड बुक भी है यार. हम इसको करने कैसे वाले हैं? हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं देखेंगे कि एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ रहे हैं वापस पॉइंट्स फॉर्मेट में हम याद करवा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है यार. हमारा एक डिफरेंट अप्रोच है. हम लेकर आए हैं कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हमने बना रखे हैं ताकि वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्ट को हम पढ़ने की और याद करने की कोशिश करते हैं वो हमारी एमसीक्यू फॉर्म में हो जाए. एमसीक्यूज हेल्प करते हैं हमें रिटेन करने में. ज़्यादा ज़्यादा टाइम तक हमें रिटेंशन पावर हमारी सही रहेगी. आप आई होप आपने ये रियलाइज़ भी करा होगा वाइल गिविंग मॉक्स टू. तो उसी लाइन में हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं यार. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरमाइन मत करना क्योंकि यूपीएससी ने 2021 में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया है. तो कुछ बच्चे कुछ ये मिथ चलता भी है कि ये फर्स्ट फ्यू चैप्टर स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट नहीं होते. ऐसा नहीं है यार. हम तैयारी कर रहे हैं तो हम फुल फ्लेजेड तैयारी करेंगे. हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. वॉर में जाने से पहले हम तैयारी प्रॉपर करेंगे अपनी. तो इस चैप्टर को हम एमसीक्यू वाइज देखेंगे और हम पूरा एक ग्रास्प लेने की कोशिश करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, वो याद करने की कोशिश करेंगे हम इस एमसीक्यू सीरीज के थ्रू. लेट्स स्टार्ट. सो पहले सीधा डायरेक्टली हम उसमें नहीं जंप करेंगे एमसीक्यूज में. इस चैप्टर की हम कुछ खास बातें समझते हैं यार जो आपको स्पेक्ट्रम में डायरेक्टली गिवन नहीं है. ठीक है. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. अब सबसे पहला क्वेश्चन कि यार ये मॉडर्न हिस्ट्री हम बाइफरकेट जो करते हैं, एक लाइन जो आती है कि मॉडर्न है, इसको हम शॉर्ट शॉर्ट तरीके से नहीं करेंगे यार इसको. ठीक है. हमारा मतलब ये एक बाइफरकेशन डायरेक्टली नहीं होती तो किस बेसिस पे होती है यार. तो ये यही एक पॉइंट हिस्टोरियंस ने माना है कि जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ तो एक मॉडर्न मॉडर्न एरा का शुरुआत हुई. तो उसी को आगे बढ़ते हुए हम ये सब क्वेश्चंस करते हैं. सो पहला पॉइंट हमको जो ध्यान में रखना है यार कि ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ क्यों. राइट. कि ऐसा क्या था कि यार ये ईस्ट की तरफ सारे के सारे इंग्लिश, पोर्टुगीज, डच, डेन्स, ये सारे के सारे यहाँ ईस्ट इंडिया या फिर ईस्ट ईस्ट वर्ल्ड की तरफ क्यों आने लगे. सो उसके रीजंस हैं यार कुछ और वो जानने बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी ओवरऑल हमें एक आइडिया लगेगा कि वहाँ उस टाइम पे क्या हो रहा था अराउंड 15th सेंचुरी एडी. 1498 में जब पहली बार पोर्टुगीज आए थे उससे पहले की स्टोरी हमें जानना जरूरी है. सी हो क्या रहा था कि पहले तक हमारा यहाँ पर रोमन एम्पायर का रूल था टिल 7th सेंचुरी एडी. आपने ये पढ़ा भी होगा लेकिन वो मैप में विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. तभी हमको चीज़ें कनेक्ट होंगी. वहाँ तो एक आपने स्पेक्ट्रम में देखा होगा एक लाइन में दे रखा है बट देर आर नो मैप्स इन्वॉल्व. और आप भी अगर गूगल और विकिपीडिया में ढूंढने जाएंगे तो उसको आप कनेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. तो वही हमने शॉर्टन करा है और ताकि आपकी एक ग्राफिक मेमोरी भी बने. तो ये देखिए आप 7th सेंचुरी एडी में आपने पढ़ा होगा कि ये डिक्लाइन हो रहा है रोमन एम्पायर का. यहाँ पर पूरा रोमन का पूरा पूरा साम्राज्य था लेकिन डिक्लाइन हो रहा था. तो डिक्लाइन होने की वजह से कोई और तो आ रहा होगा. तो यहाँ पर अरब्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था इस एरिया में. और कुछ सालों बाद यहाँ पर ओटोमन टर्क्स भी आने लगे थे 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी के अराउंड. तो दैट मीन्स यहाँ पर अरब मुस्लिम एरा मुस्लिम लोग रूल कर रहे थे. यहाँ पर क्रिश्चियनिटी रूल कर रही थी. तो यहाँ पर एक वो था कॉन्फ्लिक्ट था ही. बट इसमें सबसे ज़्यादा घाटा यूरोपियंस को कैसे हो रहा था बिकॉज ये रूट जो था ना, जो एंशियंट टाइम्स में भी आपने पढ़ा होगा कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड होता ही होता था. तो ये इसकी वजह से यहाँ पर मुस्लिम स्टैब्लिशमेंट बनने की वजह से यूरोपियंस को बहुत बड़ा घाटा हो रहा था. कैसे? वो जो भी प्रोडक्ट इनको चाहिए होती थी वो इनके थ्रू जा रही थी. तो दैट मीन्स यहाँ पर का जो मिडल मैन होगा वो काफ़ी हाई चार्ज कर रहा था इन लोगों से. तो ये लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि जो प्रोडक्ट वो पहले बहुत ही सस्ते में यूज़ करते थे, खुद जो उनके मर्चेंट्स लाते थे, अब वो उन्हीं प्रोडक्ट्स का 10 गुना ज़्यादा दाम दे रहे हैं. समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो डायनेस्टीज थी, यहाँ पर जो किंग्स थे, उन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई आप एक सी रूट ढूंढो डायरेक्टली जो इंडीज को कनेक्ट करता हो. इंडीज ये वाले एरिया होते हैं पूरे पूरे जो इंडिया या ईस्ट इंडीज को कनेक्ट करता हो. तो उसी उसमें हमारे 5 इंपॉर्टेंट यूरोपियंस को हम देखेंगे. पोर्टुगीज, सेकंड इंग्लिश, थर्ड डच,
फिफ्थ, टेंस, सिक्स्थ, फ्रेंच। तो हम इन 5 यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे कि यार कैसे आया, इन्हीं का तो एडवेंट हुआ और इन्हीं को तो हम पढ़ेंगे यार कैसे आया, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वास्को ड गामा। और यार आप क्या देखो, मेंटल आप इसको ऐसे मत देखिएगा, आपका मेंटल कंस्ट्रक्ट ऐसा होना चाहिए कि यार ये अचानक से आपका पेपर में आ गया यही क्वेश्चन एग्जैक्टली, और आप उस वक्त कैसे सोचेंगे। आप एक बार पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए, फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन सुनिए। अगर आपने सही किया तो बहुत बढ़िया, फिर भी सुनिए, क्या पता आप उसी ढंग से सोच रहे थे जिस ढंग से इस क्वेश्चन को करना चाहिए था। यस, इट वॉज जस्ट अ फ्लॉ, या फिर तुक्के में आपका फ्लूक लग गया। ठीक है, एक बार आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये एग्जाम में आने वाला है ये क्वेश्चन यार, तो मैं कैसे करूंगा इसको। ठीक है, सो स्टेटमेंट्स अबाउट वास्को डिगामा दे रखी हैं यहाँ पर। इन मे 1498 वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट विद द असिस्टेंस ऑफ गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। ओके, हमने एक स्टेटमेंट देखी, हमें अगर इसमें श्योरिटी, ये आपका पूरा स्टेटमेंट दी गई है, और ये हमें इसमें जो याद करना है यार वो करना है कि वास्को डिगामा कब आए थे 1498 में। एक बार हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जो याद करने वाला कंसेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। एक बार पहले क्वेश्चन सॉल्व करा जाए। एट द टाइम कैलिकट वॉज कंट्रोल्ड बाय द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट, जैमोरीन। दैट मीन्स ये वहां पर कौन रूल कर रहे थे उसके बारे में भी पूछ रहे हैं। वास्को डिगामा ओनली विजिटेड इंडिया वंस, ओनली विजिटेड इंडिया वंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपने जो देखना है करेक्ट इनकरेक्ट का बड़ा ध्यान रखना है यार, ये यूपीएससी यहाँ पे ट्रिक करती है। आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी ना और आपको ये चीज आता था, तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे बेमतलब, बहुत दुख होगा आपको। उसके बाद देखोगे कि आते हुए क्वेश्चन गलत किया है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट पूछा है, राइट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपने अगर अगर इसका निकाल दिया होगा आपने पॉज करके अगर देखा होगा, तो अगर फिर हम इसको एक बार देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये अब्दुल माजिद के साथ ही आते थे। वास्को डिगामा फर्स्ट टाइम 1498 में रीच करे थे यार, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टुगीज के लिए। पोर्टुगीज का वास्को डिगामा सबसे पहले एंटर करे थे 1498 में। ये डेट आपको एज इट इज याद रखनी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1500 में आए थे, तो 2 साल पीछे चले जाना बस, 1498 इतना भी एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, 1500 से पीछे चले जाना। ठीक है, ये आए थे और अपना ईस्ट कोस्ट पे आए हैं। ये देखो यहाँ पर कैलिकट, ठीक है, ये मैप के थ्रू भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये केरला में पड़ता कैलिकट। यहाँ पर आए थे फर्स्ट टाइम, और इनका ये याद रख लेना है कि इनको गुजराती पायलट अब्दुल माजिद की असिस्टेंस के थ्रू आए थे यहाँ पर। और उस वक्त कैलिकट में रूल कौन कर रहा था, यहाँ पे जैमोरीन रूलर। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भी, ये भी आपको याद रखना है यार। जैमोरीन उस टाइम पे हिंदू रूलर रूल कर रहे थे। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम पे कोई और रूल कर रहा था, तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, नहीं यार हमने तो जैमोरीन पढ़ा है। फिर वास्को डिगामा ओनली विजिटेड इंडिया वंस, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि वास्को डिगामा एक बार आए थे और दोबारा आए थे 1502 1503 के अराउंड में। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा कि वास्को डिगामा वापस गए एंड 1501 में वापस आए, तो डेट मीन्स ट्वाइस आए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के थ्रू कि वास्को डिगामा 2 बार आए थे और फर्स्ट यूरोपियन थे आने वाले 1498 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगर थर्ड गलत है तो। थर्ड गलत है तो हम सबसे पहले गलत स्टेटमेंट को देखेंगे कि थर्ड गलत है, तो ये तो नहीं हो सकता कि थ्री थ्री यहाँ पर मेंशन्ड है। सपोज आपको दो क्वेश्चन नहीं पता, तो अगर आपको दोनों ये ऑप्शन नहीं पता होंगे तो आपका 50-50 बच जाएगा कि हमको कौन सा करना है। और आप इसको छोड़ना मत, आप इसको करके आना, क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सही होने के, राइट। तो हम देखेंगे कि यार इसका आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। अभी आप पूरा मैप देखने की कोशिश मत करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखना है। यहाँ पर हमने पोर्टुगीज आए और फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट ट्रेडिंग स्टेशन जो हम कह सकते हैं वो कैलिकट में इन्होंने स्टैब्लिश करी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे उन्होंने कोच्चि में भी बनाया, उन्होंने कैननौर में भी बनाया। ये कैननौर सब इसी साइड में है, वेस्टर्न साइड में। तो क्वेश्चन कभी आपके पास आ जाए कि यार ईस्टर्न साइड में, सबसे पहले ईस्टर्न साइड की कोई साइड दे दी जाए और बोल दिया जाए कि पोर्टुगीज ने उस ड्यूरेशन में यहाँ पर सबसे पहले साइड बनाई, तो वो गलत हो जाएगा यार। आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि शुरुआत में इन्होंने कैलिकट, कैननौर, कोचीन में बनाया साइट्स। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कैलिकट केरला कोस्ट है, इसे मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग लोकेशन, स्टेट ऑफ कैलिकट, ओके, सैन थोमे, कोचीन, मैंगलोर। अब ये देखो, ये सारी चीजें ना आपको वहां पर मेंशन है, लेकिन वहां पर मैप का यूज नहीं कर रखा है स्पेक्ट्रम में। मैप का यूज हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपकी एक विजुअल मेमोरी बने कौन सी कहाँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना यार। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आप एनालाइज करा होगा तो मैपिंग का इंपॉर्टेंस है। आप लोग, बहुत कम बच्चे इसको मैप के थ्रू में जाके सर्च करते होंगे एक एक, कि कहाँ पर कौन सा है, कहाँ पर कौन सा। बहुत कम बच्चे करते हैं, और जो बच्चे करते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। वही हमने आपको ईजी करा है इस कोर्स के थ्रू, कि हमने जो इसका सॉल्यूशन है वो मैप के थ्रू आपको दिखाने का। पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही ऐसा रहेगा यार, मैप के थ्रू। ठीक है, सो इसमें आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर पोर्टुगीज कमर्शियल स्टेटमेंट्स स्टेशंस। तो ये देखना बहुत जरूरी है, कमर्शियल स्टेशंस कौन से थे उनके। ठीक है, कमर्शियल बहुत मेंशन कर रखा है इसमें, तो दैट मीन कमर्शियल कौन से थे। एक मिलिट्री स्टेशंस होते हैं, एक कमर्शियल होते हैं। तो कमर्शियल कौन से थे। स्टेट ऑफ कैलिकट, ये तो हमने देखा ही, यहाँ पर तो सबसे पहले आए, जैमोरिन की हेल्प से इन्होंने यहाँ पर स्टेब्लिश भी किया। सैन थोमे, ये कोई फॉरेन की जगह है क्या। ये सैन थोमे हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। कोचीन, हमने देखा कोचीन में भी स्टेब्लिश करता है। मैंगलोर, जी हाँ। तो सैन थोमे क्या चीज़ है। सैन थोमे एक मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है पोर्टुगीज की, ये आपको ध्यान में रखना है। कैलिकट, कोचीन, मैंगलोर है, लेकिन सैन थोमे नहीं है। सपोज आप श्योर हो कि यार कैलिकट तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, एंड कोचीन के बारे में हमें पता है, तो मतलब स्टेटमेंट में 1 और 3 तो होने ही चाहिए। आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता फॉर एग्जाम्पल, तो स्टेटमेंट में 1 और 3 तो होने ही चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कैसे है, ऑल एक्सेप्ट 1, ऑल एक्सेप्ट 2। तो एक्सेप्ट 1 कैसे यार, 1 तो है ही है, तो एक्सेप्ट तो है ही नहीं है। एक्सेप्शनल केस की बात हो रही है, 1 तो है ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल एक्सेप्ट 2 ये हो सकता है, क्योंकि यार ये भी लग रहा है मेरे को, ये 1 और 3 लग रहे हैं, तो ये हो सकता है कि 2 नहीं भी हो सकता। नहीं, ऑल एक्सेप्ट 3, कोचिन तो मैं कह ही रहा हूँ यार हो गई, तो फिर ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑल एक्सेप्ट 4, तो हम अगेन 2 क्वेश्चन में फंसेंगे अगर हमको इन दोनों की नॉलेज भी नहीं है तो। लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम डायरेक्ट आंसर पे आ सकते हैं, दैट इज बी, ऑल एक्सेप्ट 2। ऑल है लेकिन 2 को छोड़ के, दूसरा नंबर को छोड़ के, दैट इज सैन थोमे। क्यों, सैन थोमे एक मिलिट्री स्टेशन है। ठीक है, तो एक बार आप इस मैप में देखिए कि कहाँ कहाँ पर इस बात करी। कैलिकट हमने देखा है, कोचीन में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई है, और कैननौर में भी बनाई है। 3C, ये पोर्टुगीज का फर्स्ट फ्यू स्टेब्लिशमेंट्स थी ईस्टर्न कोस्ट में, मालाबार कोस्ट, ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न कोस्ट कोस्ट में, मालाबार कोस्ट में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक बार आप पॉज जरूर करिए, मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा यार, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए कि मैं खुद से एक बार करूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। पोर्टुगीज गवर्नर बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये मैं एक बार आपको बताऊंगा भी कौन कौन से हैं, क्या क्या है। इससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ही स्टेब्लिश आउटपोस्ट कमांडिंग ऑल मैरीटाइम exists to ensure Portugal's strategic domination of the Indian Ocean. Okay. In 1510, he acquired Goa from the Sultan of Bijapur. 1510 में इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा ले लिया था। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन से गवर्नर के टाइम पे हुआ था। किसने बहुत ही मैरीटाइम को ये पोर्टुगल का स्ट्रैटेजिक डोमिनेशन बना दिया था इंडियन ओशन में, और किसके रीन में हमने सती को एबॉलिश किया था। वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपने कर लिया होगा, आई होप। बहुत इजी क्वेश्चन भी है, आपने कर लिया होगा, लेकिन ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यार। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में ना मिस हो जाते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये आपको यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में दे रखा है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ इसने सती भी अबॉलिश किया था। तो आंसर इनके अल्फोंसो दे अल्बुकर्की। राइट, सो अब हमको एक बार गवर्नर्स की लिस्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है पोर्टुगीज में। पोर्टुगल गवर्नर्स हम देखते हैं एक बार। पोर्टुगीज गवर्नर्स आपने पढ़ा होगा यार, फर्स्ट आए थे हमारे अल्मीडा, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। अल्मीडा कब आए थे हमारे, 1505 से 1509। आपने सेकंड पढ़े होंगे जिनकी अभी हमने बात करी, अल्बुकर्की। ये फिर 1509 से हमारे कब तक रूल करे थे, 1515। इनका भी टाइम पीरियड छोटा था। थर्ड आपने पढ़ा होगा निनो द कुन्हा। इनकी प्रोनाउंसिएशन अजीब ही होती है यार, क्योंकि ये पोर्टुगीज नेम है।
सो अपोलोजाइज मी इफ़ यू नो बेटर कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है यार, हमारा कंसर्न है इनको जानना और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब इन्हीं सब चीज़ों में मत फंसे रहना कि गूगल में सर्च करके इसके प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये सब आप सिलेक्शन के बाद कर लीजिएगा आराम से। निनो द कुन्हा 1529 से 1538। ठीक है, हमारा एक, ये तो तीन इंपॉर्टेंट हमने गवर्नर्स को देखे हैं, आपने भी पढ़ा होगा राइट। हमारे एक आखिरी में भी काफ़ी रूलर्स आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जो उनके गवर्नर्स हैं। इनके रूल में हमने देखा था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। यहाँ पर हमने देखा कि गोवा बीजापुर के सुल्तान से ले लिया है। और यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होते हैं जहाँ पर हम क्या बोलते हैं हम, अ, एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा जो इसमें था कि हमने जो आगे भी हम देखेंगे, दीयू, हमने यहाँ पर गोवा कोचीन से गोवा हमने ट्रांसफर कर ली थी कैपिटल। ठीक है, तो ये गवर्नर्स की एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। अल्मीडा हमने पढ़ा है, अल्बरकर की, नीनादो का कुन्हा। ठीक है, अब ये नीनो द कुन्हा के बारे में जो हमने देखा, वापस देखिए अब आप। अभी तो हमने देख लिया है, इसको पढ़ा भी है। अब ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए। ही रीलोकेटेड द पोर्टुगीज गवर्नमेंट्स हेडक्वार्टर्स इन इंडिया फ्रॉम गोवा टू कोचीन। गोवा से कोचीन इन्होंने ट्रांसफर किया। स्टेटमेंट ढंग से पढ़िएगा यार, फ्रॉम गोवा टू कोचीन से ट्रांसफर किया। ही एडेड गुजरात बहादुर शाह ड्यूरिंग हिज वॉर विद मुगल एम्परर हुमायूं। तो यार सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको निन्नो द कुन्हा का टाइमलाइन याद आ जाना चाहिए। आपको लगभग आ जाना चाहिए कि यार 1530 टू 1540 के अराउंड में ये थे। और इनका कंट्रीब्यूशन तो ये था कि कोचीन में सबसे पहले आए थे, उसके बाद गोवा में ट्रांसफर कर दी थी कैपिटल। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा राइट। ऐसे ही यूपीएससी भी फंसाता है यार, ये हमारे क्वेश्चंस आप देखोगे यूपीएससी के लाइन पे ही है, यही क्वेश्चन में फंस, मतलब अगर आपको पता भी नहीं होगा ना तो आपको गेस भी करना होगा कहाँ फंसाया होगा पूरे में। तो यही चीजें होती है, गोवा टू कोचीन और कोचीन टू गोवा। कोचीन में सबसे पहले आए थे, फिर गोवा में ट्रांसफर किया। क्योंकि किसके टाइम पे हमने गोवा एक्वायर कर लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से? कौन से गवर्नर थे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, राइट, अल्बरकर की। और गुजरात के बहादुर शाह को इन्होंने एड करा था। और गुजरात के बहादुर शाह ने इस हेल्प के, जो ये पोर्टुगीज ने हेल्प करी, तो उन्होंने इस उसमें इनको सलसित और बसाएं के आइलैंड भी दे दिए थे। ये आपने पढ़ा भी होगा राइट। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है, तो टू ओनली राइट। कैप्टन विलियम हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। ये तो आप लोग कर ही लेंगे यार। अब इसको करने से पहले ना, ये तो ठीक है अभी आपको आपने पढ़ा और आपने कर लिया होगा, ये जहांगीर के टाइम में आए। लेकिन यार हमको टाइमलाइन पे बड़ा ध्यान देना है। जहांगीर का टाइमलाइन कब था, अकबर का टाइमलाइन कब था, 1556 टू 1606, 1606 टू 1625 लगभग। यार हमें एकदम एग्जैक्ट भी कोई नहीं पूछ रहा हमसे एग्जैक्ट, लेकिन जब तक आपको ये टाइमलाइन ध्यान नहीं होंगे ना, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये टाइमलाइन भी पता है तो आपको पता है विलियम हॉकिंस आए थे या 1608 में आए थे, एंड उस टाइम पे 1606 से 1625 के टाइम पे जहांगीर का रूल चल रहा था। शाहजहां तो 1625 से 1657 में रूल करता था। तो ये हुमायूं के, अगर आपको डेट याद होनी चाहिए, हुमायूं वर फ्रॉम 1530 टू 1540। ये तो 50, ये तो 15s में थे, मतलब 16th सेंचुरी में थे। तो ये इस क्वेश्चन की डिमांड ये चीज़ है कि आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो इंग्लैंड, इंग्लिश ने कब स्टेब्लिश किया था खुद को? फर्स्ट फैक्ट्री जो हम आगे देखेंगे, हमने एमसीक्यू में डाल रखे हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, इंग्लिश आए थे वैसे 1600 में, जब आपने देखा होगा कि कौन सी शिप्स के थ्रू, और कई सारे गवर्नर्स आए थे पहले, एक दो जो कि इतने फेमस नहीं होते, लेकिन उन्होंने एक्सपेडिशन चालू किया था। फर्स्ट कॉन्टैक्ट करा था वो विलियम हॉकिंस ने करा था 1608 में। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट अ प्लेस फॉलोइंग द इंपीरियल फरमान फ्रॉम द मुगल्स द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश इन दिस लोकेशन। ये किस प्लेस की बात हो रही है, हमें ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से पढ़ना है। सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टोबैको टैक्सेशन वर वाइड स्प्रेड इन दिस एरिया।
एंड दिस लोकेशन इज इन बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब काफ़ी अच्छे से हमने ये क्वेश्चन डिफाइन करा है। आपको एक बार यार वो समझने की कोशिश करो, इसको सही करना। द प्लेस विच इज बीइंग डिस्कस इन द अबाउ स्टेटमेंट इज, तो आपने पढ़ा होगा यार पोर्टुगीज के बारे में, आप जब पढ़ रहे होंगे तो पोर्टुगीज ने इंपीरियल फरमान जो हमें मुगल, हमने बहुत इंपॉर्टेंट फरमान देखने हैं यार। एक इंपीरियल फरमान, इंपीरियल मतलब जो हमारी अथॉरिटी ने इनको कुछ कंसेशन और कुछ जो आज की डेट में एक हम एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, वो फरमान के रूप में आप समझ लीजिए। आपको इसमें नहीं पढ़ना फरमान क्या चीज़ होता है और क्या नहीं होता। फरमान एक एग्रीमेंट के तरीके से मुगल्स ने जो पोर्टुगीज को दिया, ये जनरली टेक कुछ रिलैक्सेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम पोर्टुगीज ने शुरुआत में जब आए तो आपने देखा केरला में उन्होंने स्टेब्लिशमेंट करी, लेकिन वो कुछ टाइम बाद 1650s में आप देखेंगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये वहां पर भी अपनी फैक्ट्रीज क्या बोलते हैं स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो कोई अगर बोलेगा कि क्या पोर्टुगीज की प्रेजेंस ईस्टर्न साइड में थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो लेटर ऑन थी। ठीक है, 1600 की स्टार्ट, 1500 में नहीं थी, स्टार्टिंग में नहीं थी, लेटर ऑन आया था। ठीक है, तो इसका आंसर है सतगांव। आपको याद आ गया होगा, आपने सही भी किया होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत इन्हीं चीज़ों को है। सॉल्ट प्रोडक्शन एंड टबैको टैक्सेशन वाइड स्प्रेड कर दिया था इन्होंने, मोनोपोली कर दी थी सॉल्ट प्रोडक्शन में तो यहाँ तक, और टोबैको पर टैक्सेशन। अच्छा, दो क्रॉप्स जो पहले इंडिया में नहीं थे लेकिन वो पोर्टुगीज लेकर आए, ये है टोबैको एंड कैश्यू नट। ये मिस मत करना, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है, हम पढ़ते पढ़ते उसे अंडरलाइन तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं ये पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, यूपीएससी के किसी भी स्टेटमेंट में पॉइंट आ सकता है। ठीक है, और ये इंपीरियल फरमान मिला कब था, एक रफ टाइमलाइन बना के रखे कि इंपीरियल फरमान 1579 में मिला था यार। तो दैट मीन्स 1500 या 1498 में जब वो आए, हमने देखा 1500 तक 10 तक उन्होंने इस साइड में केरला साइड में फैक्ट्रीज बनाई। फिर कुछ टाइम में उन्होंने गोवा, 1540s में गोवा भी चले गए, गुजरात की साइड में भी बनाने लग गए। 1579 में उन्होंने बंगाल, इन सब जगहों पे भी अपना फैक्ट्रीज और अपना वो फैलाने लगे थे। तो देख रहे हैं आप इनकी, मतलब इन्होंने भी कोई एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे ये। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि यहाँ पर ही ओनली ईस्टर्न साइड में और ओनली वेस्टर्न साइड में, तो आप पकड़ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, नागपट्टनम, पट्टनम भी बोलते हैं इसे, मसूलीपट्टनम को आज के डेट में मछलीपट्टनम भी बोलते हैं, जो साउथ का होगा वो यू कैन अंडरस्टैंड रियली वेल। पुलिकेट एंड सूरत, विच ऑफ द अबव वर एस्टेब्लिश्ड बाय द डच। अब यहाँ पर डच आ गए हैं यार। सो बिफोर जंपिंग इनटू दिस क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन, डच कब आए थे? डच आए थे यार हमारे 1602। ठीक है, और पहली उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं फैक्ट्री कब बनाई थी? 1605 में। अभी इस इन सब इंफॉर्मेशन में आपको यहाँ आता हूँ। और कौन सी डच की हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से, है ना। मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, ये तमिलनाडु में है आज की डेट में। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा देता हूँ ये कहाँ कहाँ पर है। देखो, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हमारा नागपट्टनम ये रहा तमिलनाडु में, आपको पता होना चाहिए यार। पुलिकेट, हमारा पुलिकेट यहाँ पर, ये देखिए आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। सूरत, सूरत तो हमें पता ही है कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको मैप में वहां पर नहीं मेंशन, लेकिन आपको देखना जरूरी है कि कहाँ पर कौन सी प्लेसेस हैं, कौन सी प्लेसेस की बात हो रही है, कहाँ पर है, राइट। तो इसमें हम देखेंगे यार, इसमें आपने करा भी होगा कि ये नागपट्टनम नहीं था, डच ने एस्टेब्लिश नहीं किया था। तो सबसे पहले डच जब आए तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी साइट बनाई, तो हमें मसूलीपट्टनम तो याद है यार, डच ने पहली साइट मसूलीपट्टनम में स्टेब्लिश करी, तो हमें मसूलीपट्टनम से डच याद आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड हमने देखा नागपट्टनम, तो मद्रास के नियर में, यहाँ पर पोर्टुगीज से इन्होंने बाद में साइट ली थी लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं करी थी। तो पोर्टुगीज ने यहाँ पर ऑलरेडी साइट बना रखी थी, आपने पढ़ा भी होगा, और उसे डच ने ले ली थी यार, एक्वायर कर ली थी। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स होंगी जो पहले पोर्टुगीज के बाद होंगी, पास होंगी, लेकिन उसको फिर डच ने एक्वायर कर ली होंगी, फिर इंग्लिश पावरफुल हुआ हो तो उन्होंने एक्वायर कर ली होंगी। यहाँ पर स्टेब्लिश्ड की बात हो रही है, आप समझ रहे हैं ना।
जी, तो फिर ऐसे ही यहाँ पर इनकी साइड से याद रखना पुलिकेट। अब आप देखोगे यार सूरत में तो इंग्लिश ने भी बनाई थी, सूरत में तो पोर्टुगीज, तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये एरिया में सिर्फ एक ही साइड बना सकता है। यहाँ पर अगर इन्होंने बनाई है तो इन्होंने भी बनाई होगी, उसके बाद अगर ये पावरफुल हो गए होंगे तो इस पे कॉन्कर किया होगा इन्होंने। ऐसे अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप में आपको नहीं पढ़ना, बस आपका वर्ड एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए कि मसूलीपट्टनम इज रिलेटेड टू डच। यार डच जब आए थे तो मसूलीपट्टनम, इंग्लिश जब आए थे तो सूरत, पोर्टुगीज आए थे तो कैलिकट। अभी हम फ्रेंच का भी देखेंगे और डेन्स का भी देखेंगे, और हम एक फिर रिवीजन फॉर्म में एक बार पूरा अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे किसने कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज बनाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ हमें फोकस करना है। कंसिडर द फॉलोइंग कमोडिटीज। उस टाइम पे जो ट्रेड होती थी वो कमोडिटीज देखिए, इंडिगो, सॉल्ट पीटर, इसे क्या बोलते हैं, गन पाउडर, सिल्क, ओपियम। विच ऑफ द अबव कमोडिटीज वर ट्रेडेड बाय द डच। डच कौन सी कमोडिटीज ट्रेड करते थे? तो ये आपने पढ़ा भी होगा यार, ये हम सॉल्ट पीटर और सिल्क हम क्या बोलते हैं अपने वेस्ट बंगाल साइड से, अपने ईस्टर्न साइड से लेते हैं, इंडिगो हमारे यूपी बिहार साइड से, ये हम यहाँ से करते थे। तो 1 2 3 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको एज इट इज़ याद रख लीजिएगा कि उस टाइम पे इन चार चीज़ों पे ट्रेड हुआ करता था, डच ट्रेड करता था, क्योंकि ये ट्रेडिंग ही तो, ट्रेडिंग के लिए आए थे ना सबसे पहले यूरोपियंस। तो यार पॉलिटिकल उनका एम्बिशन तो बाद में बना, पॉलिटी इज कनेक्टेड टू इकोनॉमी, लेकिन वो तभी समझ में आ जाता है जब हमें इकोनॉमी में बेनिफिट और लेने होते हैं। तो जब वो आए ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, लेटर ऑन उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, और इंग्लिश उसमें सबसे सक्सेसफुल रहे, वो भी हम देखेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइमलाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने कितने टाइमलाइन देख ली? आपने देखा होगा, हमने पोर्टुगीज की टाइमलाइन देखी, क्या देखी हमने? 1498, दैट इज 1500 के अराउंड ये आए। हमने देखा 1510 में इन्होंने गोवा एक्वायर कर लिया बीजापुर से। यहाँ पर इस टाइम में कौन रूल कर रहे थे? अल्बरकर्की। फिर हमने उनका टाइम देखा जब क्या बोलते हैं उन्होंने ट्रांसफर करी कैपिटल को, वो कौन सा टाइम था? वो टाइम था 1530। किसके रूल में? कुन्हा के रूल में। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे, राइट। ये टाइमलाइन थोड़ा ध्यान में रखना, और हर टाइमलाइन को ध्यान में नहीं रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट कि पोर्टुगीज कब आए 1498। तो कोई बोल दे 1590s के अराउंड में आए और लेट 16 सेंचुरीज में आए, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। बैटल ऑफ हुगली 1759, तो मतलब 1759 की बात हो रही है, तो काफी टाइम प्लासी के बाद की बात हो रही है। किसके बीच में हुई थी? इंग्लिश पोर्टुगीज के? नो, इंग्लिश डच, डच पोर्टुगीज, फ्रेंच इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश के बीच की तो वॉर हुई है, जो फेमस वॉर है इनके भी बीच में हुई होंगी, लेकिन इतनी फेमस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर इंग्लिश एंड डच है। इसे बैटल ऑफ बदेरा भी बोलते हैं। ये आपकी स्पेक्ट्रम में गिवन नहीं होगा, लेकिन ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टेट पीसेस में पूछा गया था, तो इसको लिख लें, Bedera, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइज ऑफ मराठास, ओके, रिलीजियस पॉलिसीज, मोनोपोली ओवर द सी रूट टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज। और ये आपने अब स्पेक्ट्रम के डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज वाले कंसेप्ट में पढ़ा होगा, उसमें बेसिकली यही बताया गया कि कैसे कैसे पोर्टुगीज डिक्लाइन किया था, राइट। तो उसमें जो रीजन दे रखे हैं वो ये दे रखा है क्या? यस, राइज ऑफ मराठास, मराठास राइज कर रहे थे, तो इट वाज उनकी हेजेमनी भी बढ़ रही थी उस रीजन, हेजेमनी उनका कंट्रोल, उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा था। पोर्टुगीज की रिलीजियस पॉलिसीज कैसी थी? पोर्टुगीज की रिलीजियस पॉलिसी यार मिशनरी थी, देवर, वो क्या कर रहे थे? फोर्सिबल कन्वर्जन कर रहे थे मुस्लिम्स का, जो कि मुस्लिम एम्पायर के लोगों को बहुत वो कर रहा था, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था जिनके लिए और हिंदूज के लिए भी। तो उनकी पॉलिसीज की वजह से भी वो डिक्लाइन स्टेट में गए। अब ये थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, मोनोपोली ओवर द सी रूट टू इंडिया। अगर उनकी मोनोपोली होती तो इंग्लिश का अराइवल कैसे होता? थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाओ। तो डेन्स कैसे आती अगर उनकी मोनोपोली होती, तो उनका डिक्लाइन कैसे होता? क्योंकि भाई इनके आने से भी इनका ब्लो लगा इनको, इनकी पावर पे। तो थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। जब हमें पता है थर्ड गलत है, शॉर्ट है हम, तो हम देखेंगे कि थर्ड 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 तो तीनों ऑप्शन में मेंशन है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और हमारा ए आंसर होगा।
तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप सही नॉलेज लगा रहे हैं, कि आपको पता है चलो ये दोनों सही हैं, और आप श्योर नहीं हो कि यार ये दोनों सही है या नहीं है, लेकिन आप थर्ड में श्योर हो कि यार ये तो 100% गलत है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लगाना है यार, ये तो 100% मुझे पता है गलत है, तो 100% गलत से आपका ये श्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम में आपको हमेशा थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। अभी तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा और आप एमसीक्यू कर रहे होंगे, लेकिन रियल टाइम एग्जाम में थोड़ा बहुत डाउट रहेगा। तो उस डाउट को ऐसे ही हम वो करते हैं, नलीफाई करते हैं। ठीक है। 11th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बॉम्बे वॉज द ब्रिटिश फर्स्ट वेस्टर्न कोस्ट हेडक्वार्टर्स, फर्स्ट वेस्टर्न कोस्ट हेडक्वार्टर्स, द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा प्रेजेंटेड द इंग्लिश विद द गोल्डन फरमान। एक इंपीरियल फरमान हमने पोर्टुगीज को देखा, किसने दिया था? मुगल ने। अब अगर हम गोल्डन फरमान देख रहे हैं, और हम एक और फरमान देखेंगे जो कि फारूक सैयार देते हैं, वो बाद में देखेंगे, हम इंग्लिश को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखो, ये अगर आपने नहीं पढ़ा होता ना तो आप गलत कर देते, नॉट करेक्ट पूछा है। तो बॉम्बे क्या फर्स्ट हेडक्वार्टर था वेस्टर्न हेडक्वार्टर्स? नहीं यार, सूरत था। फिर हमने जब बॉम्बे हमें मिला एज अ डाउरी, हमें मीन्स इंग्लिश को जब मिला एज अ डाउरी, आप समझने की कोशिश कीजिएगा यार, आप वर्ड्स पे इतना मत फोकस कीजिए, आप फीलिंग्स को जरूर समझिएगा। तो इंग्लिश ने जब हमारा यहाँ पर बॉम्बे की तरफ गए, मतलब इंग्लिश ने जब इंग्लिश को डाउरी में बॉम्बे मिला चार्ल्स टू को, और डाउरी किसने दी थी? पोर्टुगीज ने दी थी, आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, फोर्स गलत है। ये हमें पता है कि गोल्डन फरमान किसने दिया था? सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। ये याद कर लो यार, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग गोल्डन फरमान। और आपको ये टर्म्स याद करने नहीं बैठना कि क्या था क्या नहीं था, 500 पकौड़ास दो और ट्रेडिंग राइट्स लो, ये नहीं, बस ये याद रखो कि इसमें कुछ टैक्स रिलैक्सेशन मिले और कंप्लीटली फ्री ट्रेड कर सकते थे हमारे इंग्लिश। गोलकोंडा कहाँ पर है? गोलकोंडा यहाँ पर है, हैदराबाद, ये गोलकोंडा एरिया। तो यहाँ के जो भी पोर्ट्स होंगे, यहाँ पर जो भी सामान आएगा ड्यूटी फ्री आएगा। समझ रहे हैं आप? तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा, तो ये तो करेक्ट है, ये नहीं है, तो इसका ए हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं देखा होता ना तो आप बी लगा देते, तो ये आते हुए भी गलत कर देते आपको। तो आपको यार इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये भी सीखना है कि आपको हर जगह ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्या पता आपको पूरा आता हो और आपको यही ना आता हो, या आपने यही ना देखा हो, तो हो गया ना गलत। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए यार। यही चीज़ आपको एक आपका दिमाग पूरा, मतलब पूरा खुलेगा, समझ रहे हैं आप? यही चीज़ें करके आपको, तभी हमने एमसीक्यूज की फॉर्म में ये रखा है, रेदर देन ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पढ़ाना बहुत ईजी था यार। लेकिन एमसीक्यूज की फॉर्म में आप अपना दिमाग भी चलाएंगे, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो अगर आप पैसिव लिसनर हैं तो फिर तो यार ये भी टाइम वेस्ट की तरह फिर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश बिगैन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट इन सूरत एंड गुजरात, सूरत गुजरात। The English established their first plant at Masulipatam, Andhra Pradesh. करिए, which of the following above statements are correct पूछा है अगेन ना। कमर्शियल इंटरेस्ट कब शुरू किए थे इन्होंने? सूरत गुजरात से। करने की कोशिश करिए, पॉज करके करिएगा। और इंग्लिश ने स्टेब्लिश देयर फर्स्ट प्लांट एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये तो हमने यार इतनी बार पढ़ लिया है कि इंग्लिश जब आए तो 1609 और 1613 में फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाई। ये आपको याद कर लेना, फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में। डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहां थी? मसूलीपट्टनम में। पोर्टुगीज की कहां थी? कैलीकट में। तो आपको ये ध्यान में रख लेना है तीनों चीजें। अभी फ्रांस नहीं आया, मैं फ्रांस की भी बताऊंगा आपको, मैं दोबारा पूछूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। और इन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट मतलब लोकल ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है कि प्लांट लगा के ट्रेडिंग करी। वो ट्रेडिंग कब से शुरू कर दी थी? वो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से शुरू कर दी थी इन्होंने। और यहाँ पर जब उन्होंने शुरू करा, ये 1611 में शुरू कर दिया था। और जब शुरू किया तो उसके बाद 1616 तक इन्होंने वहां पर फैक्ट्री भी बना ली थी। लेकिन फैक्ट्री 1613 में पहले सूरत में बन गई थी। तो पहली फैक्ट्री कौन सी? सूरत। राइट, आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर, आप ध्यान दे रहे होंगे इन सब चीजों पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा तो दोनों करेक्ट नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। पेपर में मार्क कर दिया करो यार, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो दोनों मार्क। अब जो भी पूछा है आप उसके हिसाब से आंसर करिए। दोबारा देखो कि यार मसूलीपट्टनम ये रहा, और ब्रिटिशर्स जब आए थे तो यहाँ पर इन्होंने अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर ली थी, लेकिन फैक्ट्री यहाँ पर लेटर ऑन 1616 में बनाई थी।
तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई इन्होंने? सूरत में 1613 में। ये देखो बी भी लिखा है इसके। आप ज़्यादा आप कुछ पूरा देखने की कोशिश मत करिएगा, पूरा पूरा आपका दिमाग वो हो जाएगा, एकदम से केओस मच जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप वही देखिए, सूरत एंड मसूलीपट्टनम, राइट। 13 क्वेश्चन, द इंग्लिश स्टेब्लिश्ड अ प्लांट इन गुजरात। ये देखा हमने अभी। द इंग्लिश स्टेब्लिश्ड अ प्लांट इन हुगली। द इंग्लिश स्टेब्लिश्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन मद्रास। पूरा देखिए अब क्या पूछ रहा है, कोई टाइमलाइन नहीं पूछ रहा, डेट नहीं पूछ रहा। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट। अब इसमें भी आपको टाइमलाइन की जरूरत तो पड़ गई ना, करिए। तो हमें ये तो अभी हमने देखा 1613 में। हुगली में कब स्टेब्लिश किया था? तो आप एक बात ध्यान में रखना यार, हुगली में बहुत लेटर ऑन आते हैं। जब पोर्टुगीज ने स्टेब्लिश किया था तो पोर्टुगीज ने भी काफी लेट स्टेब्लिश किया था ना, 1580s 1570s में। तो इंग्लिश ने भी जब आए, इंग्लिश 1600 के वक्त में, तो इन्होंने भी काफी लेट यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर करी 1651 में। और मद्रास में कब करी? मद्रास तो अपना यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पहले स्टेब्लिश कर लिया था 1639 के अराउंड। और इस फैक्ट्री को ही इन्होंने नाम दिया था बाद में जाके सेंट जॉर्ज। तो अगर आपसे कोई पूछ ले सेंट जॉर्ज का स्टेब्लिशमेंट 1639 में हुआ था, आगे आपने पढ़ा होगा सेंट फोर्ट फोर्ट विलियम्स, वो 1700 में तैयार हुआ यार हमारा। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा फिर? फर्स्ट 3 2 1 3 2 बी, राइट। आप एक बार फिर से साइट देख लीजिए, सूरत मैंने आपको दिखा दी थी, हुगली ये रही, एंड मद्रास, यहाँ पर हमारा मद्रास है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फरमान इशूड बाय अ मुगल एम्परर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी वॉज टू बी एग्जेम्प्टेड, तो मुगल एम्परर फरमान की बात हो रही है, मतलब कि एक एग्रीमेंट की बात हो रही है। द कंपनी वॉज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रा कस्टम चार्जेस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। एग्जेम्प्टेड की बात हो रही है तो सही है हुआ यार, क्योंकि एग्जेम्प्ट तो किया ही है। सपोज आपको एग्जैक्टली भी ध्यान में नहीं है, तो हाँ एग्जेम्प्ट किया। अगर यहाँ पर ड्यूटी बोला होता कि ड्यूटी लगाई है इस फरमान में, तो थोड़ा आप डाउटफुल रह जाते कि उस टाइम पे तो उन्हें रिलैक्सेशन मिल रही थी। द कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कलकत्ता। ओके। exemption from all duties payable at Surat for the East India Company. The above फरमान was issued by, ये फरमान किसने इशू किया था? तो हमने एक इंपीरियल फरमान देखा था जो पोर्टुगीज को इशू किया था, किसने? इंग्लिश ने। एक हमने गोल्डन फरमान देखा था, किसने किया था? मुगल एम्पर। किसने किया था? मुगल एम्पर और सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, राइट। किसको किया था? इंग्लिश को। और ये सॉरी पोर्टुगीज को इंग्लिश ने नहीं यार, पोर्टुगीज को मुगल एम्परर ने किया था। इंग्लिश क्यों करेगा? अगर स्लिप ऑफ टंग कहीं हो जाता, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिएगा कि ये बोलना चाह रहा होगा मैं, ठीक है। तो गोल्डन फरमान, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। अब एक और फरमान, इसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने बहुत सारी रिलैक्सेशन दी थी यार, और आपने पढ़ा होगा, अगर ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर मिस भी कर दिया होगा, 3 जगह के लिए दी थी, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। तो ये कोई बंगाल बंगाल तक के लिए नहीं था ये, ठीक है। ये फरमान दिया कब गया था? ये फरमान दिया गया था 1615। तो आपको देखो, या तो आपको फारूक सियार की टाइमलाइन याद होगी, या तो आपको शाहजहां, इनकी टाइमलाइन इसलिए याद करना भी जरूरी है। और आपको याद करने के लिए बैठ के एक उससे रटना नहीं है यार, कभी याद नहीं होगा आपको। मल्टीपल टाइम्स जितनी बार पढ़ो फिर तो कभी याद ही नहीं होगा। टाइमलाइन करने का भी तरीका है, आप शून्य आईएएस के कोर्सेज को सब्सक्राइब करिए। हमने उसको टाइमलाइन कैसे पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उसकी टाइमलाइंस आपको ऑटोमेटिकली याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मसूलीपट्टनम was the site of the French first factory in India. The French was granted a patent by the Sultan of Golconda to build a factory at Masulipatam. Which of the following above statements are not correct? Again, not correct पूछा है दोस्तों।
तो हमने देखा कि फर्स्ट फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में किसने लगाई थी, हमने तो देखा था डच ने लगाई थी, यहाँ लिखा है कि फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री। तो इसको आप इस नॉलेज के साथ भी कर सकते हो, या तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंच ने फिर कहाँ पर लगाई थी पहली फैक्ट्री। तो पहली फैक्ट्री यहाँ पर इन्होंने सूरत में लगाई थी, लेकिन कब लगाई थी ये इंपॉर्टेंट है यार, 1667 में। सूरत में इंग्लिश ने कब लगाई थी फैक्ट्री, 1613 में। समझ में आ रहा है आपको? Now the French were granted a patent by the Sultan of Golconda to build a factory at मसूलीपट्टनम। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आप याद रखिएगा ये चीज़ 1669 में इनको मिला, 1667 में इन्होंने फैक्ट्री में स्टेब्लिश करी। तो अब हमारे पास फ्रेंच का भी पता लग गया हमको, इन्होंने फैक्ट्री सूरत में स्टेब्लिश करी लेकिन 1667 में। ब्रिटिशर्स का हमें पता है, ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज़ यूरोप, इंग्लैंड की कंपनी जो थी, जो सूरत, उन्होंने भी सूरत में स्टेब्लिश करी थी, लेकिन कब, 1613 में। पोर्टुगीज का अगर मैं आपसे पूछूं तो कैलिकट कब करी थी, 1498 में तो अराइवल करा था, 1500 टू 1505, इतना आप ध्यान में रखिए, इतनी पहले कर ली थी इन्होंने। डच ने मसूलीपट्टनम। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा तो हमें पता है ये गलत है ये सही है, तो नॉट करेक्ट मतलब ये ए इसका आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है आपको, ये यहाँ पर ऐसे क्रॉस लगा लीजिएगा, यहाँ पर टिक लगा लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट आंसर में पहुंचने में आपको दोबारा स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े। मसूलीपट्टनम को आज की डेट में हम मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। ये यहाँ पर डी देखा है, यहाँ पर डी टच, यहाँ पर लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्ट्री होगी, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री होंगी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग। जैसे सूरत में हमने दो को देख लिया कि इंग्लिश ने भी बनाई 1613 में, और 1667 में हमारे फ्रेंच ने भी बनाई। राइट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजी। बैटल ऑफ हुगली, हमने देखा बैटल ऑफ हुगली कब कब हुई थी, कब हुई थी, 1759। आप ये भी रख सकते हैं कि 1759 बैटल ऑफ प्लासी के 2 साल बाद, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ट्रीटी ऑफ रिसविक, ट्रीटी ऑफ रिसविक किस किस के बीच में हुई थी, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, और कब हुई थी। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, बैटल ऑफ वेंडी वॉश हमारी किस किस के बीच में हुई थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये कब हुई थी, 1760, प्लासी के 3 साल बाद। ठीक है, रेसविक किसके बीच में हुई थी, डच वर्सेस फ्रांस। ध्यान में रखिएगा, ये ना इसमें इंग्लिश इन्वॉल्व था ना पोर्टुगीज, डच और फ्रांस इन्वॉल्व थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ये वेंडी वॉश हुआ था। तो करेक्ट, 1659, 1657, 1659। और रिस्विक कब हुआ था हमारा, 1697। बैटल ऑफ वॉन्डिवाश 1760। अगर आपको इन दोनों का भी पता और रिस्विक सपोज नहीं पता आपको, आपको पता है यार हुगली हुई 1659 में और 1760 में, ये तो आपको पता है 1 पहले और फिर 3 बाद में। तो आप यहाँ पर देखिए 1 पहले, यहाँ पर आपको ये लग रहा हो सकता है 1 3 लग रहा है, 1 3 ये नहीं हो सकता, 3 1 नहीं हो सकता, राइट। तो आप इन तीनों में कंफ्यूज, फिर भी ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलते हैं, मुश्किल होगा ये करना, क्योंकि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स अभी भी हैं। तो हमें पता होना ही चाहिए कि फिर रेजोइक कब होगी, तो होना चाहिए, तो आप रट लीजिए इसको अभी अभी, 1697 में डच वर्सेस फ्रांस। आप ये भी देख लो फ्रेंच कब आए थे, 1667, लेट आए थे काफी ये, बाकी 3 से, बाकी 4 से। तो 1667 के कुछ टाइम बाद इनकी डच के साथ लड़ाई हुई, तो 1697। तो इसका आंसर क्या हुआ, ठीक है। वैंडी वॉश कहाँ पड़ेगा यार, इस साइड, हुगली दिस साइड, रेसविक ये यहाँ की साइड नहीं है यार, ये यूरोपियन साइड है। ठीक है, तो कोई पूछ ले रेसविक यहाँ पर इंडिया में नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस, चंदर नगर, मसूलीपट्टनम, कासिम बाजार, कराईकल। कहाँ कहाँ है पहले मेरे को ये बता दो, बंगाल, मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ इनकी। मसूलीपट्टनम तो हमने इतनी बार देख लिया है, आंध्र प्रदेश, अब आपको छप गया होगा, आपके दिखा, कासिम बाजार बंगाल, कराईकल, देखो आपको मैप में दिखाता हूँ कराईकल कहाँ पर है, तमिलनाडु कराईकल, मसूलीपट्टनम, चंदर नगर, हुगली,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स, टाउनशिप कहां पर बने थे? करने की कोशिश करिए पॉज करके। तो यार आपको फ्रेंच ट्रेडिंग सेंटर्स पता होना चाहिए। देखो चंदर नगर को आपको कभी भी याद रखना है तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच के नाम से ही याद रखिए कि यहाँ फ्रेंच ने बनाई थी। मसूलीपट्टनम हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि यार यहाँ पर डच ने पहली फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन फ्रांस को भी हमने पढ़ा कि फ्रांस ने लेटर ऑन यहाँ पे काम किया था। हमने ये देखा था कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करी थी। तो ये एक कॉमन साइट थी। कासिम बाजार, कराईकल। आप 1 2 3 में भी श्योर हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। तो 1 2 3 4 चारों की चारों आप याद कर लीजिए, फ्रेंच साइट है। ये देखो फ्रेंच कराईकल। मसूलीपट्टनम में हमने तीनों को देखा, लेकिन फ्रेंच भी थी तो मसूलीपट्टनम भी है। चंद्रनगर को आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच के लिए याद रखिए यार, चंद्रनगर आया तो आपको याद आ जाना चाहिए फ्रांस। ठीक है, मैं बार बार आपको मैप का सहारा इसलिए दे रहा हूँ तो आपकी आपको साइट्स भी याद हो। ये बंगाल का रीजन है, ये मद्रास का रीजन है और ये बॉम्बे का रीजन है। तभी जाके ये 3 नर्व सेंटर बने ब्रिटिशर्स के। ठीक है, समझिए आप इस चीज को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। कर्नाटिक्स वॉर, कर्नाटिक, कर्नाटिक रीजन ये वाला रीजन था यार। कोरोमंडल कोस्ट के रीजन को कर्नाटिक बोला गया बाय ब्रिटिशर्स। तो कर्नाटिक वॉर किन किन के बीच में हुआ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रांस। ठीक है, कर्नाटिक वॉर्स आप पहले ये क्वेश्चन करिए पॉज करके। उससे पहले मैं आपको इसकी थोड़ा हिस्ट्री बतानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार कर्नाटिक वॉर्स। कुछ आए ना आए लेकिन कर्नाटिक वॉर्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इसके रीजन इंडिया में होने के 3 वॉर्स हुई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्यों हुई, रीजन इनका पता होना चाहिए। ये पहले से ही हमारे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ना यहाँ पर इंडिया में आके नहीं हुई, ये पहले से इनकी हिस्टोरिक राइवलरी रही है। तो वहां पर ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई बाहर ऑस्ट्रिया में, उसका हमें इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिला। तो पहला वॉर हुई। सेकंड, इंडिया की ओन पॉलिटी की वजह से इनकी वॉर हुई। ये इंडिया की पॉलिटी में इन्वॉल्व हो गए, लोकल पॉलिटी में, लोकल रूलर के साथ इनके इंटरेस्ट जागने लग गए थे दोनों के, तो तब वॉर हुई। और एक थर्ड वॉर फ्रेंच की प्रोवोकेशन की वजह से इंग्लिश ने इनको कंप्लीटली क्रश कर दिया 1760 में, वेंडी वॉश। 3 ट्रीटी याद रखनी है हमने यार। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल, एक यहां पर हमने 1763 में ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ये तीनों हमें 3 कर्नाटिक वॉर्स पता होनी चाहिए रफली, क्यों हुई कैसे हुई। अब मैं आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में याद रखने की कोशिश करवाता हूँ कैसे हैदराबाद और कर्नाटिक उस रीजन में इंपॉर्टेंट थे, ये भी मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यूज के थ्रू। कैसे फ्रेंच नसीर जंग, कैसे फ्रेंच अपने चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे एंड ब्रिटिशर्स अनवर उद्दीन को फोकस कर रहे थे। कैसे क्यों मतलब सपोर्ट कर रहे थे और उन दोनों की राइवलरी कैसे कन्वर्ट हुई, ये भी मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू बताता हूँ। सो इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वॉर वाज द डेथ ऑफ द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। कौन थे इंडिपेंडेंट किंगडम हैदराबाद के फाउंडर, कौन थे? असफ जा, जिन्हें हम निजाम उल मुल्क भी बोलते हैं। Treaty of Aix-la-Chapelle was signed to the end the first Carnatic War. ये करने की कोशिश करिए यार आप। अब इसमें सबसे पहले यहां पकड़िए आपकी करेक्ट पूछा है। तो इमीडिएट क्या कॉज ये था कि डेथ हो गई थी किंगडम की? नहीं, इमीडिएट कॉज इमीडिएट कॉज आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इंग्लिश ने फ्रांस की कुछ शिप्स को यहाँ पर एक्वायर कर लिया था इंडिया में। लेकिन ये वॉर पीछे से चलती हुई आ रही थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के नाम से। लेकिन इंग्लिश में अपना इंडिया में इसका इफेक्ट कैसे देखने को मिला, जब इंग्लिश ने फ्रांस की शिप्स पे अटैक किया।
ठीक है। तो इमीडिएट कॉज और ये जो कॉज दे रखा है ये सेकंड कर्नाटिक वॉर का कॉज है कि यहाँ पर इनकी डेथ हुई, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट किंगडम के वहाँ पर भी कुछ जो बनना चाहते थे राजा, उनके बेटे और उनके जो पोते के बीच में फाइट हुई देखने को मिली हमें, उसकी वजह से ये हुआ। तो पहला तो गलत हो गया, एंड दूसरा बिल्कुल सही है। हमें ट्रीटी ऑफ एक्स ला चापेल याद रखनी है फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से। ये मैंने अभी भी आपको बताया और आपको अभी भी याद रखना है, बी आंसर होगा इसका। Consider the following statements about First Carnatic War. It is the continuation of Europe's Anglo-French War, which was triggered by the Austrian War of Succession. पहली क्या इस वजह से हुई थी? इट वॉज द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया भी। इट एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ रिस्विक विच एंडेड द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये रिस्विक तो हमने पढ़ा है भाई, तो इनका नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा, अगेन मार्क कर लीजिए इनकरेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट है, राइट। अब इसका आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा है तो बी करेक्ट। फिर से हम कर्नाटिक वॉर्स पे ये इसलिए इतने क्वेश्चन डाले बिकॉज कर्नाटिक वॉर्स इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर द इंग्लिश रिक्वेस्टेड असिस्टेंट फ्रॉम चंदा साहिब, बट द फ्रेंच साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एडवर्सरी द नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवर उद्दीन। इज इट राइट? नो, फ्रेंच का रिलेशन चंदा साहिब को सपोर्ट करना था और इंग्लिश का अनवर उद्दीन को, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस हमारा थर्ड कर्नाटिक वॉर पे हुआ, ये याद रखिएगा, ये मैंने अभी आपको बताया था। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, सो हम देख रहे थे ये पहली स्टेटमेंट तो मैंने बताया आपको ये तो गलत है, ठीक है। सेकंड हमने देखा, सेकंड कर्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ, नो, थर्ड कर्नाटिक वॉर थी, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत, डी आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। आप आगे पढ़ेंगे ये सब्सिडरी अलायंस इज एसोसिएटेड विद वेलेस्ली, जिसने इसको इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दे दिया था, एक फुल फ्लेजेड मतलब एक स्ट्रक्चर दे दिया था, वो वेलेस्ली थे, जो आप आगे भी पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यूरोपियन कौन था, ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं यार। ड्यूप्ले। अगर आपको आगे का नाम भी याद नहीं रखना तो सिर्फ डुप्ले याद रखो, डुप्ले, डुप्लेक्स, डुप्ले, जो भी आपको बोलना बोलिए, लेकिन आपको याद जरूर रहना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉजेज फॉर द फ्रेंच फेलियर। फ्रेंच का फेलियर क्यों हुआ? हमने पोर्टुगीज का डिक्लाइन देखा ना, क्यों था? एक उनका रिलीजियस जो आउटलुक था वो भी काफी वो था, फिर राइज ऑफ मराठास भी हो रहा था उस टाइम पे। फ्रेंच का क्या फेलियर था? फ्रेंच बिजनेस वाज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। सबसे पहले ये फ्रेंच की जो कंपनी थी वो स्टेट ओन्ड थी। इंग्लिश दैट वाज नॉट स्टेट ओन्ड, जबकि कमर्शियल लोकल प्राइवेट प्लेयर्स थे उसमें। इंग्लिश फ्लीट आउट क्लास द फ्रेंच नेवी, बिल्कुल सही। इंग्लिश, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश अगर जीता है तो वो अपनी नेवी की वजह से भी जीता है यार, ठीक है। उनकी नेवी काफ़ी स्ट्रांग थी, आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि इंग्लिश काफ़ी पावरफुल नेवी लेके आया था, क्योंकि उसने पोर्टुगीज से भी सीखा और उसको उसके बाद इम्प्रोवाइज भी किया, सीखा एंड उसके बाद उस पर एक्स्ट्रा काम किया। तो इसीलिए वो अपना जो वर्चस्व, जो अपना इन्फ्लुएंस इंडिया पे पूरा बना के रखा, उन्होंने इस वजह से भी बना के रखा। द फ्रेंच प्रायोरिटाइज्ड टेरिटोरियल एम्बिशन ओवर बिजनेस इंटरेस्ट, लीविंग द फ्रेंच एंटरप्राइज कैश स्ट्रैप्ड, बिल्कुल सही। उनका देखो, आपने पढ़ा भी होगा कि इंग्लिश ने दोनों पे ध्यान दिया है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पे भी, ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स एंड अपना पॉलिटिकल एम्बिशंस जो भी थे उनके, उन पे भी ध्यान दिया। फ्रेंच ने केवल और केवल पॉलिटिकल एम्बिशंस में ध्यान दिया लेटर ऑन, तो इस वजह से इनके पास फाइनेंशियल संभालने के लिए नहीं थे, तो ये गलत, ये सही है ये भी स्टेटमेंट, और करेक्ट पूछा है तो 1 2 3। कंसिडर द फॉलोइंग, बैटल ऑफ प्लासी 1757। आपको डेट ध्यान में आ जानी चाहिए, ईयर ध्यान में आ जाना चाहिए एकदम से यार। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हमने पढ़ा है 1760, प्लासी के 3 साल बाद। 1759 किसका था? बैटल ऑफ हुगली, विदेरा भी जिसे बोलते हैं, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड इंपॉर्टेंट इन एस्टेब्लिशिंग इंग्लिश कंट्रोल इन इंडिया। भाई 1757 में प्लासी से मतलब मुगल एम्परर को इन्होंने, मुगल एम्परर दैट मीन्स अपना मुगल एम्परर को भी इन्होंने हराया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्होंने बंगाल के जो गवर्नर थे उनको हराया। और बैंडी वॉश में इन्होंने यूरोपियन इन्फ्लुएंस, बाकी जो यूरोपियन पावर्स थी उनको हराया, उनको एक वो दे दिया स्टॉपेज। तो दोनों ने ही इम्पैक्ट किया ये चीज, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना आपने ये चीज है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट अ यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी।
इट वॉज फाउंडेड इन 1616. ओके, इट वॉज एस्टेब्लिश अ प्लांट एट ट्रैंकेबार नियर तंजौर. ये अभी तक नाम नहीं सुना था हमने, लेकिन अब ये नाम सुन रहे हैं. मसूलीपट्टनम, सूरत, कैलिकट, चंद्रनगर, ये सब नाम सुने हमने, लेकिन ये तंजौर अब सुन रहे हैं. और ये किससे रिलेटेड होगा, ये इसी इसी आंसर में है इसका छुपा हुआ. इन 1620s में इन्होंने फर्स्ट साइट बनाई और 1616 में आए. देयर मेन कॉलोनी वॉज सीरमपुर नियर कलकत्ता. सीरमपुर अगर आ रहा है. चंद्रनगर किससे रिलेटेड था, मैंने सिर्फ बोला था वो फ्रेंच से, याद रखिए. सीरमपुर. देखिए आप ये जो एमसीक्यूज भी कर रहे हैं ना, अब आपने ये पढ़ा है, लेकिन आपको जब मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ तो आपको और इम्पैक्ट जा रहा होगा. अभी सिर्फ आपने जब पढ़ रहे होंगे तो सीरमपुर पढ़ लिया होगा जब आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यूज के थ्रू कुछ कुछ जगह आपका स्ट्रेस जा रहा है कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है, यस ये इंपॉर्टेंट है. समझ रहे हो, तो ये फायदा भी हो रहा है आपको. ये आप रियलाइज करेंगे बाद में. अभी आप इसको बस देख रहे होंगे तो आपको, अभी आप दोबारा एक बार रीडिंग लगाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें एकदम अट्रैक्ट करेंगी. जैसे सीरमपुर हो गया, बैटल ऑफ हुगली हो गया, फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर जिसने सब्सिडरी अलायंस शुरू किया था. तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, दैट इज डेन्स. राइट. डेन्स कहाँ के थे, ये डेनमार्क के थे. और डच नीदरलैंड्स के. ठीक है, ये यूरोपियन वर्ल्ड मैप आप अगर ढंग से पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आप आइडेंटिफाई कर लेते होंगे कि कहाँ पर डेनमार्क और कहाँ पर नीदरलैंड्स है. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमारी डच डेन्स के बारे में है. तो 1616 में आए एंड 1620s के अराउंड में इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, और बहुत ही अलग जगह, दैट इज तंजौर. तंजौर पड़ता कहाँ पर है, यहाँ पर तंजौर. आपने यहाँ तंजौर पांड्यास से रिलेटेड भी पढ़ा होगा, उनकी कैपिटल भी ये मदुरई के नियर पड़ता है. थंजावुर भी बोलते थे इन एंशिएंट टाइम पे. ठीक है, ये तमिलनाडु पे हमने केरला की जगह भी देखी जहाँ पर रूल करा है. तमिलनाडु की ये भी देखी हमने. ठीक है, साइट मैप पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. स्पेक्ट्रम में आपको ये नहीं दिया गया, तभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं यार, चंद्रनगर कहाँ पर है, ये कहाँ पर है. और जब आपको मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि क्वेश्चन मैप के थ्रू ही पूछा जाता है कि कैसे ब्रोच में पहले इंग्लिश ने कहाँ पर लगाई थी. ब्रोच आपको पता होना चाहिए कहाँ पर ये लगाया था. ईस्टर्न साइड में बाद, ये ईस्टर्न साइड में बाद में लगाई फैक्ट्रीज, और पहले वेस्टर्न साइड में लगाई. समझ रहे क्यों फ्रेंच ने पहली साइट अपनी, क्या बोलते हैं, सूरत में यहाँ पर लगाई थी, और ट्रेडिंग जो शुरू करी थी मसूलीपट्टनम से शुरू करी थी. जो डच आए थे उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री क्यों लगा दी. डच तो आए यहीं से होंगे तो यहीं कहीं लगानी चाहिए थी ना, तो यहाँ कैसे लगा दी. तो आपको ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. डच पहले इंडोनेशिया गए थे, वहां पर उन्होंने रूल किया, फिर जब यहाँ से यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया ये चीज़. समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार. Consider the following factors: naval superiority, industrial revolution, stable government, military skill and discipline. चारों चीजें थी हमारे पास. ये एज इट इज आप याद रखिए, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये प्री फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट है. क्या क्या चीजें हो रही थी. नेवल सुपीरियरिटी मैंने बताया आपको. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1700 में शुरू हो गया था. हमारे इंडिया में 1850s में शुरू हुआ. बाकी यूरोपियन कंट्रीज में 1750s 1780s में शुरू हुआ, लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हो गया था. तो वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ी, एग्रीकल्चर बढ़ा, मेटलर्जी बढ़ी, सब कुछ बढ़ रहा था तेजी से. तो एक इकोनॉमिक पावर की तरीके से ये आ रहे थे. स्टेबल गवर्नमेंट थी वहाँ पर. मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन है, और अभी भी मतलब था उस टाइम पे, ताकि तभी वो इतने बड़े एरिया को रूल भी कर पाए. तो 1 2 3 4. अब मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताता हूँ जो हमारे प्री में आ चुके हैं. विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री. ये तो आपको यार बहुत इजी लगेगा, हमने कर भी लिया है. जहांगीर. Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence as traders? सबका टाइमलाइन बताओ, सिर्फ सॉल्व मत करो. फ्रेंच तो सबको पता है, लेकिन टाइमलाइन बताओ मेरे को. डच कब आए थे और कहां पर आए थे. इंग्लिश कब आए थे, 1600. फ्रेंच 1660 के अराउंड आए थे. अब एग्जैक्ट याद रखना, 1667 1664 के अराउंड आए थे. पोर्टुगीज इसका सबसे इजी है, 1498. ये 1500 भी ऐसे याद रख लो आप रफ. डच हमारा 1605 के अराउंड आए थे. इनकी साइट कहाँ पर थी, मसूलीपट्टनम. इंग्लिश सूरत 1813, सॉरी 1613. फ्रेंच सूरत कहाँ कब, 1667. पोर्टुगीज कैलिकट कब, 1500, मतलब इसी लाइन में 1510 के अराउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल फॉर्ट इन इंडिया. देखो बैटल कितनी इंपॉर्टेंट है. वॉन्डिवॉश हमने पढ़ी है 1760. बैटल ऑफ बक्सर आगे पढ़ोगे आप 1764.
आम्बुर, प्लासी, अगर सपोज ये भी नहीं पता तो प्लासी पता है आपको, 1757, तो इसका मतलब 57 वाली पहले आनी चाहिए, तो बैटल ऑफ, मतलब ये पहले आनी चाहिए, और बैटल ऑफ बक्सर आखिरी में आनी चाहिए, इसके बाद आना चाहिए, और ये वैंडिवॉश के पहले आने चाहिए। तो मतलब ये आपका, इसको तीन का सीक्वेंस पता है, सपोज आपको ये नहीं पता तो तीन का सीक्वेंस तो पता है आपको, प्लासी, वैंडिवॉश और बक्सर, ये ठीक है, तो आपको बैटल ऑफ एम्बर सबसे पहले यहाँ पर देखा, बाकी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ वैंडिवॉश प्लासी से पहले आ रहा है, बक्सर यहाँ पर वॉन्डिवॉश से पहले आ रहा है, समझ रहे हो? तो जैसे आपको नहीं पता है एक, और आपको नॉलेज, बाकी नॉलेज के थ्रू आपने ये क्वेश्चन कर लिया, तो ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट आपने इतने एफर्ट्स करे हैं तो आपको कुछ तो ध्यान है। आपको ये तो ध्यान है मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री डच ने स्टैब्लिश करी थी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन 2021, ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी दिया था। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, 1600 टू 1625। दैट मीन्स इंग्लिश तो यहाँ पर आए आए थे, आपको पता है 1630 में सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। अब तो ईस्ट में ही होंगे, 25 सालों में क्या बहुत जगह इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली होंगी क्या? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फैक्ट्रीज स्टैब्लिश? तो ब्रोच यार वेस्ट ईस्ट वेस्टर्न साइड में है, बिल्कुल करे है। चिकाकोली इस साइड में पड़ता है, त्रिची तमिलनाडु साइड में पड़ता है, तो ये आपको लगा है यहाँ पर काफ़ी लेट। और अगर आपको एकदम भी नहीं पता कि कब स्टैब्लिश करी, क्योंकि इतनी सारी साइट्स है कैसे याद रखोगे, तो कब स्टैब्लिश करी, लेटर ऑन यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट हुई, तो ब्रोच तो पक्का ही पक्का है, ये ब्रोच पे आप जाओगे। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यार, हमें पता है त्रिची का, हमें ब्रोच का आइडिया, हमें चिकोकोली का आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान है कि यार जब आए थे तो शुरुआत में यहाँ की तरफ स्टेब्लिशमेंट हुई थी, बंगाल और ईस्ट साइड में लेटर ऑन गए, आपको इतना तो ध्यान है ना? तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस होते हैं। एंड यार यही था, अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को मोस्टली कवर किया, जो भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थी, बैटल ऑफ फोंडी वॉश, बैटल ऑफ बेदेरा जिसको मैंने हुगली भी बोला। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आपने देखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हमारी पोर्टुगीज़ की थी, हमारे इंग्लिश में हॉकिंस थे, यहाँ पर अल्मीडा एंड अल्बरकर की कूना। इंग्लिश में आपने देखा, इंग्लिश में आपने किनको देखा, हॉकिंस को देखा। ऐसे में आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ हमने क्या क्या देख लिया एक बार, ठीक है? हमने देखा सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे यार, फिर हमने देखा इंग्लिश आए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डच, इनका टाइम पीरियड एक ही है, इतना स्पेसिफिक तरीके से कोई नहीं पूछेगा आपको। फिर डेनिश, फिर लास्ट यूरोपियन पावर कौन आई थी, फ्रेंच। पोर्टुगीज में हमने देखा 1498 में हमारे वास्को डी गामा एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो आए थे। यहाँ पे जॉन हॉकिंस आए थे एंड थॉमस मुनरो बाद में आते हैं। फैक्ट्री इन्होंने 1613 में लगाई थी। डच में हम डच का टाइम पीरियड भी छोटा होता तो हम इतना नहीं देखते, क्योंकि ये एक वॉर के तहत इंडोनेशिया को संभालने लगे थे और इंग्लिश अपना इंडिया को देखने लगे थे। ठीक है, इनको जो याद रखना है हमने, बैटल ऑफ रिस्विक याद रखनी है, जो डच और फ्रांस के बीच में हुई थी। डैनिश इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फ्रेंच 1664 के अराउंड में आए थे और यहाँ पर इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। हमने यहाँ पर गवर्नर देखे पोर्टुगीज के, कौन कौन से गवर्नर थे, अल्मीडा, अल्बरकर्की, कूना। गोवा किसके टाइम में आया, अल्बरकर्की के। आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे ये सारी चीजें, अल्बरकर्की के टाइम में आया। और हम कोचीन से गोवा कब ले गए अपनी कैपिटल, ये हम कूना के टाइम पे लेकर गए। इंग्लिश में हमने फरमान्स देखे, एक हम मैग्ना कार्टा कौन से फरमान को बोलते हैं, 1715 में, जो किन्होंने दिया, फारूक सियार। एक हमारा सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने कौन सा फरमान दिया, गोल्डन फरमान। ठीक है, ऐसे ही हमने डच के बारे में देखा। फ्रेंच में हमने 3 कार्नाटिक वॉर्स को देखा। ऑलराइट, तो ये हमने एक इकट्ठा करने की कोशिश करी यार, ये इस पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट था जो हमें यहाँ ध्यान में रखना था। ठीक है गाइज, एंड बिफोर वाइंडिंग इट अप आई जस्ट से कि आप इसको, हमारा पूरा पूरा एमसीक्यूज से रिवाइज करने का प्लान है, और जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। आपने ये पहला लेक्चर देखा होगा, आई होप आपने अप्रिशिएट किया होगा, जिस हिसाब से हमने आपको पढ़ाया आप अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। एंड आप
बिल्कुल रजिस्टर करिए यार। अगर आपको ये पूरे एक पहले आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको, और या आप एक बार क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और उसके बाद आप इस वीडियोस के थ्रू सप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर रजिस्टर करें अपने आप को। इनका हमारा क्या बोलते हैं पीडीएफ्स देखें इनमें। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर।